आज 10 साल पहले घटी घटना फिर से याद आ गई। आती भी क्यों नहीं। सुबह सब कुछ तो रिपीट टेलीकास्ट जैसा लग रहा था। और क्या संयोग था, वही जनवरी का महीना इस बार भी। कुछ अलग था तो बस शहर, इंसान और सोच का। मुझे याद है ठीक 10 साल पहले उस दिसंबर की रात मैं देर तक जगा था। परीक्षाएं जो नज़दीक थीं। ऊपर वाले कमरे को तो जैसे मैंने अपना तपह स्थल बना लिया था। जब घर के बाकी लोग नीचे वाले कमरे में खर्राटे लेकर सो रहे होते, तब ये आकांक्षाओं से भरा नौजवान देर रात तक ऊपरी तल्ले पर जगकर आईआईटी की तैयारी कर रहा होता। नाना जी सही कहा करते थे, पढ़ाई तप है, जिसने पूरा किया उसकी जिंदगी स्वर्ग समान। मगर मेरे तप में एक बाधा हमेशा आती थी, और ये था मेरा अपना डर। मोहल्ले में बढ़ती चोरियों ने मेरे अंदर एक डर भर दिया था। एक तो जाड़े की रात खुद में इतनी डरावनी लगती है, उस पर भी जब अकेले हों तो डर तो जायज़ है। डर और पढ़ाई में तालमेल बनाते बनाते अब करीब 1:30 बज चुके थे। मैं सोने की सोच ही रहा था, तभी अचानक से सीटियों की आवाज़ आई। दोबारा से आवाज़ आने पर बालकनी में गया तो साइकिल सवार एक आदमी को जाते देखा। आगे जाकर उसने बिजली के खंभे पर अपनी लाठियां बजाईं और जागते रहो कहकर आगे बढ़ गया। हमारा मोहल्ला शायद अभी इतना पॉश नहीं हुआ था कि किसी पहरेदार की ज़रूरत पड़े, ना ही यहाँ के लोगों में इतना भय था। मुझे याद है कई चोरी की घटनाएं होने पर पूरा मोहल्ला रात के 2-3 बजे भी बाहर आ जाता। मोहल्ले के कई जाबाज जवानों ने कई बार चोरों को दूर तक खदेड़ा भी था। ऐसे में पहरेदार का कॉन्सेप्ट किसके दिमाग में आया होगा। सुबह पहरेदार वाली बात मैंने सबको बताई। चंद दिनों में तो ये बात जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के कुछ अति उत्सुक लोगों ने रात 2 बजे खिड़कियां खोलकर पहरेदार महाशय के दर्शन भी किए, और कई लोगों ने तो अपने जीवन के सारे अनुभव को बीते दिनों पहरेदार पर किए गए शोध के साथ सम्मिलित कर कई तरह के परिणाम भी निकाल दिए। जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ का तो ये भी मानना था कि चोरी की घटनाओं में अक्सर ऐसे पहरेदार अहम भूमिका निभाते हैं। ये तो तय था कि उसे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, फिर इतनी मेहनत क्यों। बस इसी जवाब के लिए मुझसे डरपोक बड़ी हिम्मत कर रात के 1 बजे से ही बालकनी पर जा खड़ा हुआ। अचानक सीटियों की आवाज़ आई। मैंने कहा, भैया रुको। हाँ साहब जी। उसकी बोली और सूरत से मैं समझ चुका था वो यहाँ का नहीं। पूछताछ के दौरान मैंने जाना कि वो नेपाल के सीमावर्ती इलाके का रहने वाला है। इस साल आई बाढ़ में उसका सब कुछ डूब चुका था। अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ इस शहर में 2 जून की रोटी की तलाश में आया था। मगर तुम्हें इस मोहल्ले में किसने रखा? मैंने पूछा। किसी ने नहीं साहब जी, वो बगल वाले मोहल्ले में मेरे ही गांव का लड़का है, उसी ने बुला लिया। उस रात इतनी सी बात करने के बाद मेरी रातें इतनी सुकून भरी हो गईं कि डर के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हालांकि वो बस 2 चक्कर लगाता मेरी गली का, फिर भी सुरक्षा का एहसास मुझे पूरी रात रहता। जनवरी का महीना, नए साल का आगाज हो चुका था और ठंड के कारण शहर के सारे स्कूल बंद हो चुके थे। लोग जब घरों में दुबककर हीटर, रजाई के सहारे रात काटते, तब ये नेपाली सीटियां बजाते ऐसे जाता मानो गर्मी की दोपहरिया में घूम रहा हो। अगले दिन शोर शराबे से मेरी नींद खुल गई। बालकनी से देखा तो नेपाली बाहर खड़ा था और मोहल्ले के लोग उसकी चारों तरफ। वो महीने का पैसा मांगने आया था, 30 रुपए प्रति घर। मगर लोगों की सोच उन्हें अपने जेब ढीले करने की इजाजत नहीं दे रही थी। जाड़े की भयावह रात के डर को भगाने वाले नेपाली से कई लोगों को डर था। उस पर भी उसके आने के बाद से 2 और चोरियां हो चुकी थीं। ऐसे में किसी को उस पर भरोसा भी नहीं था। 2-1 घर से पैसा लेने के बाद नेपाली वहां से चला गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज की रात सीटियां नहीं सुनाई देंगी। 2 बज भी चुके थे। मैं सोने की तैयारी में ही था कि अचानक गली से आवाज आई, जागते रहो। इतनी दुत्कार के बाद भी नेपाली आएगा, मुझे विश्वास न था। मजबूरी शायद इसे ही कहते हैं। फिर अगले 4-5 दिन तक ही उसकी मौजूदगी महसूस हुई। उसके जाने के बाद कई तरह की बातें सुनने को मिली। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे थे कि बदमाशों ने उसे मार दिया होगा, जैसा कि अक्सर इन पहरेदारों के साथ होता है। आज 10 साल बाद दरवाजे पर फिर एक नेपाली खड़ा था। इस बड़े से शहर में पिछले दिनों ही आया था मैं, और अपने नए रिहायशी मोहल्ले में कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। पर इस नए नेपाली के साथ 10 साल पहले वाली घटना दोहराना नहीं चाहता था।
काम के प्रति लगन, सच्चाई और निडरता के सामने उसके मांगे 100 रुपए भी बहुत कम लग रहे थे।